अस्सलाम वालेकुम। ये क्लास 9 का केमिस्ट्री का यूनिट 12 है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री वाटर। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे इन्होंने हमें बताया कि जैसे बारिश होती है तो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इस तरह के सब्सटेंसेस अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है और नीचे ग्राउंड वाटर भी रॉक्स और सॉइल से मिनरल्स डिसॉल्व कर लेते हैं। तो इसलिए जो नेचुरल वाटर होता है जैसे रेन वाटर और ग्राउंड वाटर, ये प्योर नहीं होते। यहाँ पे डिसएडवांटेजेस बताए हुए हैं। इसके अंदर एक डिसॉल्व ऑक्सीजन होती है जिससे फिशेस अपने रेस्पिरेशन करती हैं। इसमें मेटल कंपाउंड्स भी पाए जाते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा हाई कंसनट्रेशन से हमारे लिए वो अनफिट हो जाता है पानी पीना। और प्लास्टिक वेस्ट भी हमारे पानी को पोल्यूट कर देती है। और वेस्ट वाटर जो हम हमारे घरों से वेस्ट वाटर निकलता है या कहीं से भी, वो फिर नेचुरल वाटर के साथ जाके मिक्स हो जाता है और इसमें इतने ज़्यादा बैक्टीरियाज होते हैं जैसे पैथोजन, वायरसेस और हार्मफुल और भी सब्सटेंसेस। तो इससे हमारी ह्यूमन लाइफ को रिस्क होता है और हार्मफुल माइक्रोब्स भी इसमें होते हैं। नाइट्रेट्स फ्रॉम फर्टिलाइजर्स में जो हम नाइट्रेट्स डालते हैं वो पानी की वजह से एग्रीकल्चर से पानी में मिक्स हो जाता है और नाइट्रेट की हाई कंसनट्रेशन से पानी हमारे लिए सेफ़ नहीं रहता और वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। और यहाँ पे आगे इन्हें बेनिफिट्स भी बता दिए, जैसे डिसॉल्व ऑक्सीजन होती है तो ये फिशेस के लिए फ़ायदेमंद होती है और उनकी रेस्पिरेशन होती है इससे। और एसेंशियल मिनरल्स जैसे आयरन होता है वो हमारे हीमोग्लोबिन के लिए ज़रूरी होता है, इससे ही हमारा खून बनता है। यहाँ पर इन्हें हमें कुछ स्टेप्स बता दिए कि हम पानी को कैसे क्लीन कर सकते हैं। सेडिमेंटेशन ये होता है कि हम पानी को किसी भी आर्टिफिशियल तालाब या नेचुरल तालाब हो, उसमें जो सस्पेंडेड मटीरियल होता है उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे सिंक कर जाते हैं, तो फिर ऊपर सारा पानी साफ रह जाता है, तो फिर उसको हम निकाल लेते हैं। इसको कहते हैं सेडिमेंटेशन। फिर कोगुलेशन होता है। इसमें होता है कि इसमें स्लेक्ट लाइम होता है जैसे चूना होता है और एलम फटकरी, इसके साथ हम रिएक्ट करवाते हैं पानी को और ये वाला रिएक्शन होता है। तो इसमें जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है वो डर्ट पार्टिकल्स और बैक्टीरियाज को नीचे ले आता है, तो फिर ऊपर से पानी साफ हो जाता है। इसमें हम पानी को फिल्टर करते हैं सैंड से और कभी कभार चारकोल से करते हैं। उससे फिर हमारे जो कलर और ऑडरस कंपाउंड्स होते हैं जिनसे स्मेल आ रही होती है वो फिर रिमूव हो जाते हैं। इसके बाद क्लोरीनेशन वाला स्टेप आ जाता है। इसमें क्लोरीन हम डालते हैं पानी में जो सारे बैक्टीरियाज को किल कर देता है और इसका रिएक्शन भी नीचे लिखा हुआ है, ये पानी के साथ रिएक्ट करता है और हाइपोक्लोरियस एसिड बनाता है जिसको हम HClO भी कहते हैं, वो बैक्टीरिया को किल कर लेता है। इसके बाद इसकी फ्लो शीट आ जाती है। इसमें सारे वही स्टेप्स लिखे हुए जो भी हमने किए हैं। इसमें ये होता है कि हम पानी को बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं, उसके जो पानी के वेपर्स होते हैं उनको हम कलेक्ट कर लेते हैं और उनको दोबारा से हम कंडेंस करते हैं और फिर वो दोबारा से पानी में तब्दील हो जाता है और इस तरह करने से इसकी सारी पानी की जो इंप्योरिटीज़ होती हैं वो खत्म हो जाती हैं और ये बिल्कुल सेफ हो जाता है। इसके यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और pH बता दिए 7 होती है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वेरी लो होती है। यूजेस इन केमिस्ट्री, डिस्टिल्ड वाटर लेबोरेटरीज में यूज़ होता है, इससे हम केमिकल भी बनाते हैं और सोल्यूशंस भी बनाते हैं। pH मीटर जैसे इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं उनके सेंसर्स को चेक करने के लिए भी उनमें डिस्टिल्ड वाटर यूज़ होता है। फिर टैप वाटर आ जाता है, जो हमारे घरों में पानी आता है, म्यूनिसिपल वाटर सिस्टम, मतलब किसी भी शहर का पानी का जो सिस्टम होता है तो वो टैप वाटर कहलाता है। और ये वो दरिया और इन सब का पानी होता है, इनको हम बहुत ज़्यादा प्रोसेसेस से गुजारते हैं ताकि इसको साफ़ किया जाए, प्योर किया जाए, ताकि इस पानी को लोग पी सकें। इसके बाद इसका एप्लीकेशन केमिस्ट्री, टैप वाटर एज अ सॉल्वेंट लेबोरेटरीज में ग्लासवेयर इक्विपमेंट्स इंसान को धोने के लिए एज अ क्लीनिंग के लिए यूज़ होता है। और ये सिंपल डेमोस्ट्रेशन है, चाहे रेडीली अवेलेबल सॉल्वेंट, मतलब ये हर वक्त अवेलेबल सॉल्वेंट होता है, तो इसलिए इसको हम एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ करते हैं तो वो एजुकेशनल पर्पस में आ जाता है। इसमें ये हमें बताएं कि बारिश और स्नो से जो पानी आता है वो रॉक्स और सॉइल से गुजरता है तो उसमें से मिनरल्स डिसॉल्व कर लेता है। और जो हम फ्रेश वाटर अपने पीने के लिए और डेली पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं तो उसमें अगर इन मिनरल्स की बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन हो जाए तो वो हमारे पीने के लिए अनफिट हो जाता है। और ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे हाउस होल्ड वेस्ट, एग्रीकल्चरल वेस्ट, पेस्टिसाइड्स, ऑयल लीक्स, ये सारी चीज़ें जो होती हैं भी हमारे वाटर पोल्यूशन के लिए एक मेजर कॉज होती हैं। ये हाउस होल्ड वेस्ट में ये बता रहे हैं कि जैसे हमारे घर के जो सारे वेस्ट होते हैं, सब्जियों का वेस्ट होता है, डिटर्जेंट और इन सारों में बहुत ज़्यादा केमिकल्स होते हैं, तो वो जब हमारे लेक्स और पॉन्ड्स और रिवर्स इनमें छोड़े जाते हैं तो फिर वहाँ पे जाके ये एक्वेटिक लाइफ फिशेस के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं, इनसे उनकी डेथ हो जाती है। पानी में जब ये बैक्टीरियाज चले जाते हैं तो फिर उनसे हमारे अंदर भी बीमारियाँ आ जाती हैं जैसे हेपेटाइटिस, टाइफाइड, डिसेंट्री, इस तरह की। डिसेंट्री ये एक इंटेस्टाइनल डिजीज़ होती है और ये एक पैरासाइट होती है एंटमीबा से। और दिस इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड बाय फीकल कंटेमिनेशन ऑफ फूड और वाटर बाय द इनसाइटेड ऑर्गेनिज्म। फीकल कहते हैं ह्यूमन वेस्ट को और कंटेमिनेशन मतलब डर्ट, और इससे तो इस तरह के खाने और पानी को पीने से हमें ये वाली बीमारी हो जाती है। और इस पेशेंट को माइल्ड और सीवियर मतलब नॉर्मल भी हो सकता है या बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। एब्डोमिनल क्रैम्प्स मतलब स्टमक एरिया के करीब बहुत ज़्यादा पेन हो सकती है। डायरिया बहुत लूज और वाटरी ह्यूमन वेस्ट जब आता है। और चॉकलेट कलर स्टूल मतलब स्टूल का मतलब ह्यूमन वेस्ट और चॉकलेट कलर का जब होता है विद म्यूकस, और ये स्टिकी इस तरह का म्यूकस से, और समटाइम्स ब्लड, ये इन सारों की निशानियाँ हैं। इसके बाद है जॉन्डिस। दिस डिजीज प्रोसीड फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द लिवर। जब ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है ब्लॉकेज, जब हमारा लिवर ब्लॉक हो जाता है तो फिर उसके अंदर जो बाइल होता है वो फिर इंटेस्टाइन की तरफ नहीं जा पाता, तो अंदर ही वो बनता रहता है और फिर एक टाइम आता है कि फिर वो बहुत ज़्यादा हो जाता है तो फिर वो लीक करने लग जाता है और फिर वो लीक करके ब्लड के अंदर चला जाता है और फिर उसकी वजह से हमारी स्किन और आइस येलो हो जाती हैं और इसकी वजह से हमें भूख भी बहुत कम लगती है, लॉस ऑफ एपिटाइट और वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है और बहुत ज़्यादा टायर्डनेस हो जाती है, फटीग टायर्डनेस को कहते हैं। यहाँ पे उन्होंने स्विमिंग के पूल के पानी के बारे में बताया हुआ है कि उसमें भी बहुत ज़्यादा बैक्टीरियाज होते हैं, तो उनको हम क्लोरीनेशन और यूरिनेशन से साफ कर सकते हैं तो फिर उससे वो कंटेमिनेशन कम हो जाते हैं। हेपेटाइटिस इज एन एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर। इसमें हमारा लिवर जो होता है वो सूज जाता है, स्वेल कर जाता है। इट इज़ कॉज्ड बाय वायरसेस, ये वायरस से होता है हमें हेपेटाइटिस। और इसको उन्होंने क्लासीफाई किया हुआ है हेपेटाइटिस A, B, C, D, E से, और हेपेटाइटिस A and E स्प्रेड होता है पोल्यूटेड वाटर से। इसके बाद आ जाता है टाइफाइड। टाइफाइड एक बहुत ज़्यादा डेंजरस इंटेस्टाइनल डिजीज़ होती है, आंतों की डिजीज़ होती है और ये स्प्रेड होती है पोल्यूटेड वाटर से जिसके अंदर बैक्टीरिया होती हैं जैसे सैल्मोनेला टाइफाई, सैल्मोनेला पैराटाइफाई एंड सैल्मोनेला एंटेराइटिस। और इसकी जो निशानियाँ होती हैं उनमें ये आता है कंटिन्यूस फीवर बिटवीन 101 डिग्री फ़ारेनहाइट 104 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड इरेगुलर पल्स, मतलब बहुत ज़्यादा बुखार हो जाता है। इसमें उन्होंने हमें बताया कि कुछ पोल्यूटेंट्स ऐसे भी होते हैं
जो ऑक्सीजन लेवल को कम कर देते हैं वाटर बॉडीज़ में, तो फिर उसकी वजह से जो हमारी फिशेज़ और एक्वेटिक लाइफ होती है उनको उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। तो इसको कम करने के लिए हमें चाहिए कि जो फर्टिलाइजर्स के न्यूट्रिएंट्स पानी में बह कर ओशंस में चले जाते हैं उनके फ्लो को कम किया जाए ताकि गाय की ग्रोथ है वो कम हो जाए, क्योंकि उससे फिर बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की यूज़ कर लेते हैं और फिर फिशेज़ तक ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती। जो हैवी मेटल्स पानी में होते हैं वो भी फिशेज़ के ऑर्गन्स में चले जाते हैं और उनको तो नुकसान पहुँचता ही है, लेकिन अगर हम उन्हीं फिशेज़ को कैच करके उनको खा लें हम, तो हमें भी फिर उसका नुकसान पहुँचेगा। और इसको कम करने के लिए हमें चाहिए कि जो इंडस्ट्रीज़ की जो वेस्ट वाटर्स हैं वो हमारे जो वाटरवेज हैं उनके अंदर इंटर ना करें ताकि फिर हमें भी नुकसान ना पहुँचे। तो फिर इसके बाद वाटरबोर्न डिजीज जैसे हेपेटाइटिस, टाइफाइड, इस तरह की सारी डिजीज़ जो भी हमने पढ़ी थी वो भी इससे हो जाती हैं। तो इसको कम करने के लिए हमें चाहिए कि हम पानी को अच्छी तरह से ट्रीट करें, उसको सैनिटाइज करें, पूरा प्रॉपर हाइजीन का ख्याल रखें ताकि हमें भी ये बीमारियाँ ना हो और वाटर पोल्यूशन को कम किया जा सके। इसके बाद है वाटर स्कैरसिटी इन पाकिस्तान। इसमें यह है कि पॉपुलेशन ग्रोथ जब बहुत ज़्यादा हो जाती है तो पानी की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा हो जाती है, तो फिर उसकी वजह से भी पानी की कमी हो जाती है। इसके बाद क्लाइमेट चेंज ऐसा होता है कि इसकी वजह से इरेगुलर रेन्स होती हैं जिसकी वजह से हमारे तक पानी सही से मुयसर नहीं हो पाता। इन एडिक्वेट वाटर सप्लाई, इन एडिक्वेट का मतलब लैकिंग, तो ये हमारे पास फिर इसी वजह से पानी की बहुत ज़्यादा लैक हो जाती है। तो इसको सॉल्व करने के लिए कुछ पॉइंट्स बताए हुए हैं। इसके बाद है फर्टिलाइजर्स जो हम पौधों को उनको सही नशोनुमा देने के लिए जो फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं और जो क्रॉप्स में भी यूज़ होते हैं, इनमें होता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम और इनको फिर NPK फर्टिलाइजर्स के नाम से भी बोलते हैं। और ये ज़रूरी होता है कि बिल्कुल एक मतलब ख़ास अमाउंट जितनी फर्टिलाइजर्स को एक ख़ास वक्त पर दें, मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स देते हैं और ऐसी किसी भी टाइम दे दें। एक महसूस वक्त पे एक महसूस अमाउंट में फर्टिलाइजर को देना ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट बात होती है और इसको हम कहते हैं न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट।